हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय चिराग सर। आज हम देखने वाले हैं कि जो हमने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में कौन से उसके एप्लीकेशंस क्या है, कहाँ पे ये यूज़ होगा क्रॉस प्रोडक्ट, ओके, और उसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो ये क्वेश्चन से हम देखेंगे। क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है। क्वेश्चन देखो क्या है। द एंगुलर मोमेंटम एल वेक्टर इज इक्वल्स टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, ये हमें दिया हुआ है। Where r is a product or the position vector and p vector is a linear momentum of a body. If r vector का एक वेक्टर दिया हुआ है, ये 3D वेक्टर है, ओके, मतलब ये रहेगा स्पेस में क्योंकि इसमें i भी है, j भी है और k भी है। एंड p वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i कैप 4j कैप माइनस 5k कैप, ओके। तो ये भी कौन सा है, 3D वेक्टर है। हमें फाइंड आउट करना है द वैल्यू ऑफ l। तो L कैसे मिलेगा, ये दोनों का हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। देखो बहुत इजी है सम, अगर आप देखोगे अच्छे से पढ़ोगे, आपके कंसेप्ट अगर क्लियर हो गए बेसिक से, तो आपके लिए कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, ओके। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो देखो मैं फिर से एक बार क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ तो आपको मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि इसमें हो क्या रहा है। द एंगुलर मोमेंटम, अभी ये वर्ड आपके लिए नया है, क्या है, एंगुलर मोमेंटम। दो टाइप के मोमेंटम्स होते हैं, एक होता है एंगुलर मोमेंटम और एक होता है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है, मैं साइड में लिख रहा हूं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम p। p इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका मोमेंटम जो डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा मास के ऊपर और उसके वेलोसिटी के ऊपर, ओके। सो मोमेंटम क्या होता है, मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर हमारे पास कोई एक साइकिल है, एक सामने से एक साइकिल आ रही है और सेम सामने से क्या हो रहा है, मोटरसाइकिल आ रही है। मोटरसाइकिल इज नथिंग बट बाइक, ओके। सो बाइक का मास क्या है, ऑब्वियसली बाइक का मास साइकिल के मास से क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। भले उनका अगर सेम वेलोसिटी से दोनों आ रही है, लेकिन इम्पैक्ट किससे ज़्यादा होगा, तो इम्पैक्ट मोटरसाइकिल से ज़्यादा होगा। समझ में आ रहा है। तो बेसिकली बोलना ये चाह रहा हूं कि मोमेंटम के वजह से वो टर्म क्या हो जाता है, तो वो टर्म बढ़ जाता है। दोनों भी देखो, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम मास के ऊपर भी डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड वेलोसिटी के ऊपर भी क्या है, दोनों भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ओके। सो इसके रिलेटेड अगर इसको हम एंगल के फॉर्म में लेते हैं, अब ये किसके लिए होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए होगा, आगे पी किसके लिए हो रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन, ओके। नाउ फॉर द एंगुलर फॉर्म, जैसे कि कोई चीज अगर एंगुलर फॉर्म में मूव हो रही है, तो इसके लिए आता है एंगुलर मोमेंटम, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एल वेक्टर। अभी कोई भी चीज में, एंगुलर चीज में अगर आप टेंजेंशियल फॉर्म में लोगे, तो टेंजेंशियल फॉर्म में क्या मिलता है आपको, लीनियर वेलोसिटी मिलती है। तो लीनियर वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं वी वेक्टर, जो कि टेंजेंट के फॉर्म में रहेगा। अगर ये मैंने सेंटर कंसीडर किया है, तो सेंटर से यहाँ पे जो सेंटर है, यहाँ इसको कहते हैं पोजीशन वेक्टर। दिस इज कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर जो यहाँ पे गया, आउटवर्ड डायरेक्शन में गया, ठीक है। सो ये अभी घूम रहा है, तो एल वेक्टर जो है वो क्या होगा, देखो अभी यहाँ पे 3D फॉर्मेट जनरेट हो रहा है। 3D मतलब क्या है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो ये डायरेक्शन में बाहर निकलेगा। तो ये कौन सा प्रोडक्ट हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट, जिसका डायरेक्शन कहाँ से मिलता है आपको राइट हैंड थंब रूल। कर्ल फिंगर्स क्या करना है, मोशन के डायरेक्शन में लेके जाना है, और आउटस्ट्रेच थंब इंडिकेट करता है द डायरेक्शन ऑफ, क्या रहेगा, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, ओके। ये रिजल्टेंट को इंडिकेट कर रहा है, ओके। सो ये फॉर्मेट में हमें क्या देखना है, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम देखना है। एंगुलर मोमेंटम का एक एग्जांपल है, एंगुलर मोमेंटम का एक एग्जांपल बताता हूं आपको। जैसे कि आप देखोगे तो नॉर्मल जो पहले साइकिल होता है, साइकिल अगर स्टेडी कंडीशन में है तो उसको बैलेंस करना डिफिकल्ट होता है, ओके। बट जैसे ही साइकिल के हम पेडल्स मारते हैं, थोड़ा सा मोशन मिलता है, तो मोशन के बाद उसको बैलेंस करना इजी हो जाता है। तो वो किसकी वजह से इजी होता है, ड्यू टू द एंगुलर मोमेंटम, ओके। वो एंगुलर मोमेंटम की वजह से इजी हो रहा है, ओके। सो कोई भी चीज अगर जब भी मूव होती है तो उसको बैलेंस करना इजी होता है एज कंपेयर टू स्टेडी फॉर्म। तो सेम किसके लिए होगा,
बाइक के लिए भी होगा सेम। सो बाइक का भी सेम कंसेप्ट है। बाइक जब स्टैंड पे या नॉर्मली अगर आप उसको बैलेंस करने के लिए ट्राई करोगे तो वो बैलेंस नहीं होगा, बट जैसे ही उसका मोशन स्टार्ट होगा तो मोशन स्टार्ट होने के बाद क्या होगा, तो उसका जो बैलेंसिंग करना उसके लिए क्या है, आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। तो ये कंसेप्ट होता है फॉर द एंगुलर मोमेंटम। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है रिलेटेड टू एंगुलर मोमेंटम, बट टेक्निकली अभी हम ये सम के ऊपर जाएंगे कि सम में क्या दिया हुआ है। जैसे कि देखो अभी यहाँ पे दिया हुआ है आपको आर वेक्टर और पी वेक्टर, हमें इक्वेशन क्या दिया है, एंगुलर मोमेंटम डायरेक्टली फॉर्मूला दिया हुआ है, तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, गिवन डेटा, गिवन डेटा एंड गिवन डेटा में क्या होगा, जैसे कि क्या गिवन है, आर वेक्टर जो है वो गिवन है, तो कितना आएगा 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 3k कैप। पी वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। हमें फाइंड आउट करना है एल वेक्टर, तो रिलेशन दिया हुआ है, फॉर्मूला आएगा, इसके बाद आता है फॉर्मूला एल वेक्टर इज इक्वल्स टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। अभी आप कहोगे सर आर वेक्टर क्या है, तो आर वेक्टर को कहते हैं पोजीशन वेक्टर। इसका मतलब क्या है, देखो पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो आपको सर्कल ड्रॉ करना है, तो सर्कल ड्रॉ करने से पहले सबसे पहले हम रेडियस को ड्रॉ करते हैं। रेडियस का डायरेक्शन कभी भी आउटवर्ड डायरेक्शन में ही होता है। तो अगर मैंने यहाँ पे सर्कल फिर ड्रॉ करना है मुझे, तो मैं ऐसे ड्रॉ करूँगा, ठीक है। सो ये हो गया मेरा पोजीशन वेक्टर। अगर आर की वैल्यू इंक्रीज होगी तो सर्कल की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। मतलब ये किसको डिफाइन कर रहा है, उसके पोजीशन को डिफाइन कर रहा है। ओके, तो आई होप सबको समझ में आया होगा कि पोजीशन वेक्टर क्या होती है, जो पोजीशन को डिफाइन करता है। ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा हुआ है। पी वेक्टर क्या है, इसका मोमेंटम है। कौन सा मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम। ये पी वेक्टर का फॉर्म है। जैसे कि वेलोसिटी जो डायरेक्शन में रहेगा लीनियर, वही डायरेक्शन में क्या होगा, लीनियर मोमेंटम रहेगा। ये दोनों में भी क्या हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट आ गया। तो क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करते हैं बाय डिटर्मिनेंट। कैसे सॉल्व करेंगे, बाय डिटर्मिनेंट मेथड। तो देखो क्या करना है अभी, इज इक्वल टू, अभी इसको सॉल्व करने के लिए हमें डिटर्मिनेंट लेंगे आई कैप, जे कैप, के कैप। ओके, दोनों वेक्टर है एज इट इज लिखो, सिर्फ उसके वैल्यूज लिखने। 4, इसका आएगा 2, इसके बाद आएगा 6, 4, -3, -5। अभी इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करना हमने देखा था। क्या करना है, अगर मैंने आई कैप लिया, यहां पे हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे ऊपर से। तो देखो अभी पहले क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों को क्लोज करना है, फर्स्ट को। तो हम लोग लिखेंगे इज इक्वल्स टू आई कैप, इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन होता है। जब मैं डायरेक्ट थोड़ा कर रहा हूँ, 6 × 5 कितना होता है, 30, माइनस है तो -30, -30। एक बार देखो लेफ्ट से राइट जाना है। ओके, फिर यहाँ से यहाँ पे आएगा -3 × 4, -3 × 4 माइनस करना है, यहाँ से यहाँ पे होता है माइनस, -3 × 4 हो जाएगा -12, माइनस। ओके, ये लिया प्लस, तो जे कैप को लूंगा माइनस। अभी जे कैप है सेंटर में आएगा, तो सेंटर वाला गायब करना है। ओके, तो क्या दिख रहा है आपको, 4 और ये 5, तो 4 × 5 20 होता है, सो इट विल बिकम -20। देन नेक्स्ट, अभी ये डायरेक्शन में गए, अभी इसके बाद ये डायरेक्शन, तो माइनस करना है, माइनस ऑफ, दूसरा ब्रैकेट आ जाएगा -3 × 2 हो जाएगा -6। ओके, इसके आगे कंटिन्यूएशन में कर रहा हूं, फिर आएगा प्लस। देखो माइनस प्लस प्लस माइनस एंड प्लस अगेन, तो आएगा के कैप। तो के कैप के लिए क्या आएगा, के कैप वाला आपको बंद करना है, दिख रहा है आपको 4 × 4, पहले ऐसा फिर ऐसा। तो पहले 4 × 4 होता है 16, 16 माइनस, माइनस क्या हो जाएगा 6 × 2 12। ओके, प्लस में है तो यहाँ पे, तो ये हमारा इक्वेशन मिल गया इज इक्वल्स टू करके
अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -30 प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट एक ओपन कर देंगे तो प्लस आई कैप। ओके, देन नेक्स्ट माइनस, सेम इसके लिए करेंगे, -20 प्लस 6 जे कैप प्लस 16 माइनस ये हो जाएगा 12 4, और सिंप्लीफाई होगा, इसको जितना सिंप्लीफाई होता है उतना सिंप्लीफाई करो। -30 ये हो जाएगा -18 प्लस एन, माइनस एन प्लस होता है माइनस, माइनस होगा और बड़ी साइन क्या आएगी, -30 के पास माइनस है तो बड़ी साइन आ जाएगी। सो इट विल बिकम -30, माइनस लिया हमने, -20 प्लस 6, यहाँ पे भी प्लस एन माइनस माइनस, तो 20 माइनस 6 14, और साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का, तो -14 आएगा, तो माइनस माइनस इधर प्लस 14 जे कैप प्लस 4 के कैप। ओके, तो हमारा जो एल वेक्टर है हमें क्या मिला, एल वेक्टर इज इक्वल्स टू -18 आई कैप प्लस 14 जे कैप प्लस 4 के कैप। इसको ऐसे भी लिख सकते हो या फिर माइनस से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो वो चेंज हो जाएगा वैल्यू, मोस्टली ऐसे ही लिखो। दिस इज योर एंगुलर मोमेंटम। ओके, सो दिस वन इज योर एंगुलर मोमेंटम। ओके, -18 आई कैप प्लस 14 जे कैप प्लस 4 के कैप। तो हमारे आंसर क्या फाइंड आउट करना था, लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी, तो वो भी वेक्टर के फॉर्म में आएगा, तो वेक्टर के फॉर्म में ये हमने सॉल्व किया है। ओके, कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। क्वेश्चन है इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ओके, ए वेक्टर क्या है, 5 आई कैप 6 जे कैप और 4 के कैप। बी वेक्टर क्या है, 2 आई कैप -2 जे कैप और प्लस 3 के कैप। डिटरमाइन द एंगल बिटवीन द ए एंड बी। देखो, वेक्टर दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, एक तो मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड क्या होता है, अमाउंट ऑफ वैल्यू। ओके, एंड जो एंगल है, एंगल डिसाइड करता है डायरेक्शन। जैसे कि अगर 2D वेक्टर है, अगर दो वेक्टर अगर ये फॉर्म में जा रहे हैं आगे, तो जितना एंगल होगा, एंगल जैसे जैसे इंक्रीज होगा, तो एंगल इंक्रीज होने के बाद उनका डायरेक्शन क्या होता है, देखो आप डायरेक्शन चेंज हो रहा है, दोनों साथ में तो साथ में जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे अगर ये एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे एक वेक्टर यहाँ पे जाएगा, एक वेक्टर यहाँ पे जाएगा, थोड़ा और सीधा हुआ तो एक वेक्टर ऊपर जाएगा, एक वेक्टर यहाँ पे जाएगा। ओके, दोनों अपोजिट हो गए तो दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। मैग्नीट्यूड में कुछ डिफरेंस नहीं आएगा, बट डायरेक्शन ही डिसाइड करता है कि आपको कहाँ पे जाना है। ओके, सो देखते हैं, अभी यहाँ पे दो वेक्टर दिए हैं, आपको पता है वेक्टर को क्या होता है, डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड होता है, तो दोनों फॉर्म में लिखेंगे हम। ए वेक्टर दिया है, गिवन डेटा लिखते हैं पहले। ए वेक्टर इज गिवन, ए वेक्टर 5 आई कैप मतलब एक्स डायरेक्शन, जे कैप मतलब वाई डायरेक्शन एंड 4 के कैप। बी वेक्टर है 2 आई कैप -2 जे कैप प्लस 3 के कैप। ओके, सो अभी हम फाइंड आउट करेंगे, एंगल निकालना है तो जनरली हम फाइंड आउट करेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो इससे आपका जो एंगल है वो इजीली फाइंड आउट होगा। तो आपको अगर याद होगा तो ये वेक्टर है, तो वेक्टर का प्रोडक्ट तो इसमें आता है, डॉट प्रोडक्ट में आता है कॉस थीटा, तो इसका आएगा मैग्नीट्यूड ए वेक्टर बी वेक्टर और ये बन जाएगा कॉस थीटा। ये दे रहा है आपको डायरेक्शन एंड दिस इज गिविंग यू द मैग्नीट्यूड। ओके, सो दोनों भी फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको। तो देखो अभी एंगल निकालना है, आपको क्या बोला गया है कि डिटरमाइन द एंगल, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो हमारा थीटा इज इक्वल्स टू होगा क्वेश्चन मार्क, साइड में लिख रहा हूँ मैं, थीटा इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। आपको थीटा का वैल्यू निकालना है, तो जैसे कि लॉग बुक के सीरीज में हमने फाइंड आउट किया है कि एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, वही मेथड लॉग बुक के हिसाब से ही हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो देखें कैसे सॉल्व करते हैं हम। जो निकालना है आपको, इसका मतलब पूरा कोसाइन का थीटा हमें फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा, इट इज इन द फॉर्म ऑफ एंगल। ओके,
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन क्या होगा यहाँ पे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। इसको मैं चेंज करके लिखता हूँ, सिर्फ इंटरचेंज करता हूँ, कॉस थीटा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। हमने वेक्टर्स को फाइंड आउट करने की कैरेक्टरिस्टिक्स देखी है, तो आपको रिवाइज करना है तो प्रीवियसली वीडियोस में आप चेक कर सकते हो कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा cos थीटा इज इक्वल्स टू, ओके, तो cos थीटा है, ए वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को कैसे सॉल्व करेंगे, ए एक्स क्या होता है, देखो ए एक्स इंटू बी एक्स, तो ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई के साथ जाएगा। हमने बड़ा सा सॉल्यूशन किया था, ओके, डिराइव किया था इसको, देन ए जेड बी जेड, दीज आर नथिंग बट मैग्नीट्यूड्स, ओके। और जो अंडर रूट ऑफ इन मॉड जो है, तो मॉड को लेंगे हम अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर एंड ए जेड स्क्वायर डॉट बी एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। cos थीटा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एक्स, अभी फाइंड आउट करना है। देखो ए एक्स ये है, ये बी एक्स है, तो ए एक्स क्या बनेगा 5 एंड बी एक्स बनेगा 2। आई के साथ क्या होता है, एक्स वाला फॉर्मेट होता है, बराबर, मैग्नीट्यूड एक्स का रहेगा। यहाँ पे वाई के साथ क्या है, प्लस वाई के साथ है 6 ए वाई, सॉरी जे वाई एक्सिस पे ए वाई क्या है 6 एंड बी वाई क्या है -2 प्लस यहाँ पे क्या आएगा ए जेड बी जेड 4 और ये हो जाएगा 3 अपॉन व्हाट इज द ए एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर ए एक्स मतलब 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ओके, प्लस 4 स्क्वायर। नेक्स्ट 2 स्क्वायर प्लस -2, देखो ए वाई का वैल्यू क्या है, सॉरी बी वाई का वैल्यू है -2 है, बराबर है, तो उसका स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ओके। इसको हम सॉल्व करेंगे डिटेल में, 5 into 2 10 -12 प्लस 12, 4 into 3 12, 5 का स्क्वायर 25, 36 16, इसका हो जाएगा 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 4 प्लस 9, cos थीटा, ओके। तो +12 -12 कट हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, ये कट हो गया तो ऊपर बचेगा 10, ओके। तो cos थीटा इज इक्वल्स टू 10 अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 36 कितने होंगे, +16, तो आपको कैलकुलेट करना है। देखो 16 प्लस 36, 6 एंड 6 कितना होगा 12, 12 एंड 5 17 होता है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 7, 1 कैरी किया मैंने, 3 3 1 7 हो जाएगा, तो इट विल बिकम 77 अंडर रूट ऑफ 77 प्लस, देखो 4 plus 4 is 16, सॉरी 4 plus 4 is 8 प्लस 9, तो 8 plus 9 हो जाएगा 70, तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 70।
अभी ये जो वैल्यूज़ आए हैं ये वैल्यूज़ क्या हैं, थोड़े से क्रिटिकल वैल्यूज़ हैं। ओके, तो ये वैल्यूज़ का अगर आपको डिवाइड निकालना है तो इसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, लॉग बुक का यूज़ करना पड़ेगा। ओके, सो लॉग बुक यूज़ करना बहुत ही ईजी है। इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, स्क्वायर रूट है मतलब होता है हाफ। ओके, तो ये हाफ हो जाएगा। तो लॉग बुक से अगर इसका वैल्यूज निकालना है आपको तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं कॉस थीटा लिखता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा लिख के बाद में वैल्यूज फाइंड आउट करूँ तो बेटर रहेगा। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 100, 10 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 77 इंटू हो जाएगा 17। ओके, अभी इसको आपको सॉल्व करना है तो बेसिकली हम लॉग बुक यूज़ करेंगे। आपको लॉग बुक नहीं यूज़ करना है तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे मेथड से यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा है एज कम्पेयर टू न्यूमरेटर, क्योंकि इसको ऑब्वियसली आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये बहुत बड़ी वैल्यू बन जाएगी 100 से। तो आपको आपकी जो वैल्यू है वो 0.0 फॉर्मेट में आएगा। तो 0.0 फॉर्मेट आपको बार को अगर अवॉइड करना है, कैलकुलेशन मिस्टेक को अगर अवॉइड करने हैं तो आपको न्यूमरेटर जो है वो न्यूमरेटर बहुत बड़ा करना पड़ेगा, थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। ओके, तो उसको बड़ा करने के लिए क्या करेंगे हम, जिसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे उसको ही नीचे मल्टीप्लाई भी करना है। तो मान लो इसको मैं कर देता हूँ 10,000। ओके, क्योंकि अगर इसका 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 के ऊपर ही हो जाएगा 770, तो इसको 10,000 करना पड़ेगा। तो 100 यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 77, 17 और यहाँ पे भी क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका 100 से मल्टीप्लाई अगर हमने कर दिया तो इट विल बिकम 10,000 अपॉन, अभी ये जो है इसके 100 साइड में निकाल दो इंटू 10⁻², 10⁻² होगा, ऊपर जाएगा तो 10⁻² हो जाएगा। सो 77 इंटू के लिए लॉग का यूज करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा मैंने लिखा नहीं है, लॉग ऑफ 10,000 माइनस लॉग ऑफ 77। यहाँ पे एक बात देखने वाली है कि नीचे अगर डिवाइड है, अगर माइनस में इसको मैं अगर ब्रैकेट में लिखता हूँ, चलो ब्रैकेट में लिख लेते हैं, तो ये बन जाएगा प्लस, क्योंकि बाहर -17। इसको लास्ट में काउंट करना है, अभी कंसीडर नहीं करेंगे, लास्ट में कंसीडर करेंगे। लॉग ऑफ 10,000, 10 मतलब क्या हो गया, डिजिट जो है कितने 1 2 3 4 5 डिजिट है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है डिजिट -1, सो ये बन जाएगा 5 - 1 4 पॉइंट, ये हो गया 10 का 0। तो लॉग बुक लॉगरिथमिक पहले मैंने बताया था कि पहले लॉग चेक करना है। लॉगरिथमिक क्या होता है, 10,000 का लॉग क्या बनेगा, तो 10 का जो लॉग है वो होता है 0, तो इसका आएगा 4.00, 4 के फॉर्मेट में होगा, माइनस, अभी इसको माइनस कर देंगे लॉग ऑफ 77। तो आपको सॉल्व करना है लॉग ऑफ 77, 77 का 0 दूसरे पेज पे आएगा, 77 का 0 आता है 8865। ओके, वैल्यू है 8865, ये बुक में चेक करो, उसके साइड में वैल्यू रहेगा 88। तो कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आएगा 1 पॉइंट, डिजिट 2 है 7 और 7, 8865। ओके, अभी मैं ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली ये भी माइनस आ जाएगा, माइनस लॉग ऑफ 17, डिजिट इज 2 तो कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगा 1, 17 का 0 चेक करो 2304। ओके, सो अभी यहाँ पे ये दोनों माइनस है और ये 4000 में से इसको आपको निकालना है। तो बेटर वे है वर्टिकल, इसकी वैल्यूज़ हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो वर्टिकल वैल्यूज़ को अगर हमने फाइंड आउट किया तो इसका जो आंसर आएगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो 4000 पहले इसको प्लस कर देते हैं, 4.0000 माइनस, मैं डायरेक्टली कर देता हूँ 9, ये हो जाएगा 6,
देन 11, 3.1169, ये दोनों का एडिशन आया है। माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन साइन जो आएगा माइनस का आएगा। इसको हम वर्टिकली लिखेंगे 4.000 माइनस 3.1169, ये 1 आया। यहाँ पे कैरी होगा या फिर इसको 9 कर सकते हो, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, अगेन 1 कैरी करना पड़ेगा, 8 1 8 1 4 हो जाएगा 0.8831। 0.8831 का एंटी लॉग फाइंड आउट करेंगे। सो एंटी लॉग इज इक्वल्स टू, एंटी लॉग के लिए पेज टर्न करना है। एंटी लॉग में पॉइंट के बाद की वैल्यूज़ को चेक करते हैं, तो डायरेक्टली 88 चेक करो। 88 का 31, तो पहले 88 का 3 देखना है स्टार्टिंग में, जो कि है 7638। इट इज़ अ 7638 प्लस मीन डिफरेंस इसका चेक करेंगे। मीन डिफरेंस इज 1, तो 1 का वैल्यू है यहाँ पे मीन डिफरेंस में 2, तो प्लस 2 38 हो जाएगा 40 प्लस 2 7640, और पॉइंट है 0 पॉइंट, तो आएगा 7.640। अभी हमने इसका जो वैल्यू फाइंड आउट किया है कॉस स्क्वायर थीटा का, ओके, तो मुझे थोड़ा सा ये वैल्यूज़ को रफ करना होगा। ये वैल्यूज़ को आगे भी हमें कैलकुलेट करना है, तो ये वैल्यूज़ आप बाद में वीडियोस में चेक कर सकते हो। लेते हैं 76, अभी यहाँ पे वैल्यू क्या है देखो, तो हमारा वैल्यू है कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, हमारे आया है 7.640, और इसको भूलना नहीं है, ठीक है, जो हमने साइड में निकाला है 10⁻²। ओके, तो इसको अभी स्क्वायर रूट में पुट करेंगे, तो स्क्वायर रूट में क्या होगा, कॉस थीटा, यहाँ पे स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो ये जो वैल्यू है -2, 7.640 इंटू 10⁻², तो इट विल बिकम √7.640। स्क्वायर रूट ये बाहर निकलेगा तो 10⁻⁻1, 2 से डिवाइड होता है। ओके, स्क्वायर रूट का मतलब होता है हाफ, इसको साइड में रख दो। ये इसको भी लॉग में लेंगे, हाफ ऑफ लॉग की थर्ड प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे हम, 7.640। ओके, सो लॉग 7.640, कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाएगा इसका 0.76 का 4 चेक करना है, तो वापस लॉग बुक में आ गए 76 का 4 बनता है 8831 डिवाइड बाय 2। ओके, और ये साइड में लिख दो इसको। अब इसको चेक करेंगे 0.4415 कॉस थीटा। इसका एंटी लॉग फाइंड आउट करते हैं, तो एंटी लॉग क्या आता है, क्योंकि लॉग का वैल्यू निकाला तो एंटी लॉग निकालना ज़रूरी है, तो हमें वो वैल्यू मिलेगा। सो एंटी लॉग के टेबल में वापस से जाएंगे हम, और 44 का 15 देखेंगे, पॉइंट के बाद वाला 44 का 1 आता है 2761 एंड देन लिख लेता हूँ 2761 एंड 5 का मिन डिफरेंस जो बनेगा इसका 3 तो 2764, तो इसका एक पॉइंट के बाद आएगा 2764 इंटू 10⁻⁻1, इधर मेंटेंसा इज 0, तो 0 + 1 डिजिट होता है, तो डिजिट बन जाएगा 2 पॉइंट के बाद, और 10⁻⁻1 करेंगे तो हमारा 2764, तो ये आ गया हमारा कॉस थीटा का वैल्यू। अभी हमें निकालना है कॉस थीटा इनवर्स, तो थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ 0.2764। तो देखो ये वैल्यू हमने लॉग बुक के फॉर्म में सॉल्व करके रखा है। ओके, बट आपको क्या करना है, मैं फिर से आपको एक बार बताऊंगा। अभी एंगल जब भी फाइंड आउट करते हैं, देखो हमने लॉग, एंटी लॉग, स्क्वायर रूट, ये अगर आप सम देखोगे तो ये सम में हम सारे लॉग के ऑपरेशंस को कवर कर चुके हैं। नॉर्मल लॉग फाइंड आउट किया, एंटी लॉग फाइंड आउट किया, फिर हमने इसका जो है ओके
स्क्वायर रूट का भी लॉग से फाइंड आउट किया, देन एंगल को भी अभी फाइंड आउट कर रहे हैं। तो तीनों मेथड्स एक ही सम में कवर हो रहे हैं। ओके, तो अच्छे से अगर ये सम आपको समझ में आया तो आपको लॉग बुक की भी कोई परेशानी नहीं होगी। अभी हम जाएंगे, कॉस है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज कॉस, तो हमें जाना है कॉस नेचुरल कॉसाइन। कहाँ पे जाना है? नेचुरल कॉसाइन चेक करो ऊपर। नेचुरल कॉसाइन में आपको चेक करना है ये वैल्यू कौन से टेबल के आसपास आ रही है। ओके, कहाँ पे आ रही है आसपास में? तो ये वैल्यू है 2764। मैं चेक करता हूँ, आपको बताता हूँ। हाँ, जो हमारी वैल्यू आ रही है वो आ रही है 74। जो वैल्यू हमारी आ रही है वो आ रही है 74 डिग्री के आसपास आ रही है। तो 74 में जो वैल्यू है वो जीरो का वैल्यू है 0.2756, और जो दूसरा वैल्यू बन रहा है वो वैल्यू है 2773, जो 73 का 9 में आ रही है। मतलब 73.9 डिग्री का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 0.2773। अभी आप देखोगे तो ये 64 है, तो 64, 56 और 73 के बीच में आएगा। तो यहाँ से अगर आप +8 करोगे और यहाँ से आप -9 करोगे तो ऑब्वियसली दोनों के बीच में ये वैल्यू आ रही है। ओके, सो +8 या -9, तो अप्रोक्सीमेटली जो आपका आंसर आएगा ये दोनों के बीच में आएगा। तो दोनों के बीच में अगर आप वैल्यू लेने जाओगे तो मिनट के फॉर्म में भी निकाल सकते हो या फिर ये फॉर्मेट में भी निकाल सकते हो। तो आपका जो वैल्यू है वो आएगा 74 एंड 73.9। तो 73.9 में जो बनेगा 2773 है वो ज़्यादा। देखो, जैसे कॉसाइन का रूल क्या होता है कि कॉसाइन में जैसे वैल्यू बढ़ेगी, एंगल बढ़ेगा तो वैल्यू कम होती है। ओके, तो वाइसे वर्सा रिलेशन है। यहाँ पे भी आप देखोगे 74 का वैल्यू जो है वो कम है एज कंपेयर टू 73.9 का। तो आपको इसमें से क्या करना है? वैल्यू को कम करना है। मतलब हम लोग किसके आसपास जा रहे हैं? 74 के आसपास जा रहे हैं। तो एंगल को आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो एंगल को बढ़ाने के लिए 73.9 को अगर आप मिनट में लिखोगे तो 73 डिग्री 54 मिनट। तो 54 मिनट को दोनों के बीच में अगर आप वैल्यू उसको लेके जाना है तो आप अप्रोक्सीमेटली तो थीटा इज इक्वल्स टू आपका आएगा 73 डिग्री एंड 58 मिनट। ओके, या फिर 95 भी लिख सकते हैं, 73.95 डिग्री। तो आपका आंसर जो है, आपका आंसर है थीटा इज इक्वल्स टू 73 डिग्री एंड 58 मिनट आएगा। ओके, तो हमने एंगल फाइंड आउट किया है। ये मैंने थोड़े आपको पूरा डिस्क्रिप्शन बताया, इसके लिए थोड़ा सा आपको बड़ा लग रहा होगा, बट इसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन है अबाउट द लॉग एंड अदर कैलकुलेशंस। सो बेसिकली आपको क्या करना है यहाँ पे, तो यही सिस्टम को फॉलो करो तो आपकी मिस्टेक्स होने के चांसेस जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं। और देखो, हमारा टारगेट है कि आप अच्छे से सारे जो कंसेप्ट है साइंस के फील्ड में आए हो 11th स्टैंडर्ड में, तो सारे कंसेप्ट आपके फिजिक्स के रिलेटेड जो है वो सॉल्व होने चाहिए। अगर कुछ भी डाउट होते हैं तो प्लीज़ बताओ, और अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करो, क्योंकि हम ऐसे ही लेटेस्ट जो भी वीडियोस नए नए आने वाले हैं वो नए नए वीडियोस हम लोग अपलोड कर रहे हैं। ओके, सो थैंक यू।